नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 10 लाख रुपया लगाया था हमने और 8 लाख बचा, तो 2 लाख रुपया जो मेरा है वो किसके पास गया। इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन था, ये अच्छा टॉपिक लगा मुझे। आज का टॉपिक यही है। मान लेते हैं कि आपने जो है ना 10 लाख का एक प्लॉट खरीदा कोई, तो 10 लाख वैल्यू हो गया, प्लॉट खरीद के होल्ड कर लिए। फिर 3-4 साल के बाद न्यूज आता है कि हाईवे निकल गया वहाँ पे, तो किसी दूसरे को देखते हैं कि एक प्लॉट खरीदा किसी ने 15 लाख का। तो अब तो मन में आप मान चुके हैं ना कि आपका भी प्लॉट 15 लाख का हो गया, किसी ने बगल में 15 लाख का खरीदा। फिर एक न्यूज आता है 2-3 साल के बाद, बगल में ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स खुल रहा है, तो किसी ने और कोई खरीदा तो 20 लाख रुपया का खरीदा, P3 प्लॉट 3 खरीद लिया। तो अब आप सोच रहे हैं कि हमारा प्लॉट तो अब वैल्यूएशन 20 लाख का हो गया है। फिर कुछ सालों के बाद एक मैसेज आता है कि वहाँ पे ना कचरे का ढेर हो गया है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा गंदगी है कि कोई जो 15 लाख में प्लॉट खरीदा था वो 12 लाख में बेच दिया घाटा लगा के। तो घाटा अगर 12 लाख में बेचा तो घाटा किनको हुआ, ये 15 लाख में जो खरीदा था। 15 लाख में खरीदा और बेचा उनको 12 लाख में, तो 12 लाख तो इनके पास आ गया। तो इनको घाटा क्यों हुआ? क्योंकि इससे इन्होंने महंगा खरीदा था, इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया। मतलब ये 20 लाख में जब खरीदा तो घाटा किनको हुआ, इनको जो 15 लाख में खरीदा और 12 लाख में बेचा। तो ये जो पैसा इनका जो गया, जिनसे भी खरीदा था, जिस प्लॉट वाले से खरीदा तो उनके पास पैसा गया, तो महंगा खरीदा, इसलिए इनको घाटा लग रहा है। अब फिर 1 साल के बाद मैसेज आता है कि कचरा का जो ढेर था ना, उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है सीमेंट से, अब कोई नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कोई प्लॉट बिकता है 22 लाख का, प्लॉट नंबर 4। तो अब जितने भी प्लॉट वहाँ पे आसपास बिके हुए हैं, तो सबको लग रहा है कि मेरा वैल्यूएशन जो है 22 लाख का हो गया। हुआ नहीं है, ये 10 का ही है, लेकिन महसूस हो रहा है कि 22 लाख का हो गया। जब बेचेंगे, जिस दाम में एग्जीक्यूट होगा वही आपका प्राइस होगा। तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 22 लाख का है, तो सभी लोगों के पोर्टफोलियो पे वो 22 लाख दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ही आपके पोर्टफोलियो पे वो कैलकुलेट होके वहाँ पे आता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखा जाए कि मेरा पोर्टफोलियो जो है पहले क्या था और अब, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से अब क्या हो गया। अभी यहाँ पे 1 करोड़ 17 लाख दिख रहा है, लेकिन ये कभी 1 करोड़ 41 लाख था, तो 24 लाख रुपया का नुकसान मुझे दिख रहा है। मैं बेचूंगा तो वो जो पैसा आएगा अकाउंट में उस हिसाब से होगा। अभी मैं नहीं बेचा हूं तो लॉस बुक नहीं हुआ है। फिर से अगर टाइम देते हैं और इसी तरह से जैसे यहाँ के प्लॉट में वैल्यूएशन ऊपर नीचे हुआ, उस हिसाब से अगर टाइम देंगे तो फिर से पोर्टफोलियो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैं पहले भी बताया हूँ कि मान लेते हैं कि 50% पूरे हिस्सेदारी मार्केट में साधारण इन्वेस्टर का है और 50% वही eastindia.com, उसमें से 25-25 करके रखा है। आपस में खरीद बिक्री कर करके वैल्यूएशन को ज़्यादातर कम करते हैं। अभी 1950 से पहले जो भी वेल्थ था धरती का, वो 99% eastindia.com के पास था। तो वो सारा पैसा मार्केट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, राजनीति में, हर जगह पे, एजुकेशन सिस्टम में, हर जगह पे लगा पड़ा है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 2 लाख रुपये मेरा कहाँ गया, या जो भी पोर्टफोलियो में लॉस हुआ वो कहाँ गया। तो कोई ना कोई जो सेल किया, कोई ना कोई बाय किया, आपस में किसी ना किसी के इन्वेस्टर के खाते में है। अब वो इन्वेस्टर साधारण इन्वेस्टर भी हो सकता है, eastindia.com का दादा पोता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पैसा किसी न किसी के खाते में ही गया है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि कौन सेल कर रहा है और किसको बेच रहा है, ये जानकारी इन्वेस्टर को होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे ए अगर बेचा A2 को, तो आपस में नाम होना चाहिए। जैसे A3 A4 को बेचा, वो नाम आना चाहिए। जैसे कि OLX पे कोई चीज़ बेचते हैं, A B को बेचा या C D को बेचा, तो फ़ोन पे बात करते हैं ना भाई, चेयर खरीदना बेचना है, AC बेचना है, पंखा बेचना है, मोबाइल से कांटेक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी जब सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बोलते तो यही है कि शेयर मार्केट में कोई एक दूसरे को चीज़ बेचते हैं। तो वो जो बेचते हैं, किसको बेचा किसको नहीं बेचा, वहाँ नाम आना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में पता चलेगा, वो जो चालबाज बैठा हुआ है हर बार जानबूझ के जो गिराता है, तो ज़्यादातर बाय उसी को हो रहा है, सेल उसी को हो रहा है, बार बार नाम उसी कंपनी का आ रहा है। कंपनी घूम फिर के नाम चेंज हो सकता है। जब नाम आएगा तो थोड़ा सा क्लियरिटी और आएगा कि ज़्यादातर पैसा किसके पास जा रहा है। यहाँ पे एमफी सेबी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा शेयर जो भी हम बाई सेल करते हैं वो किससे आ रहा है, किसको जा रहा है, उसका नाम जरूर हमारे पास होना चाहिए। शेयर के केस में तो डायरेक्ट मेल पे आ जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड के केस में एएमसी के साइट पे, वेबसाइट पे एक्सेल सीट हो और वहाँ सारे इन्वेस्टर से किसको किसको जा रहा है उसका लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि अंत में हम सब लोग यही जानते हैं शाब्दिक अर्थ के अनुसार कि शेयर मतलब हम किसी से लेते हैं, खरीदते हैं और किसी से बेचते हैं। तो किससे खरीदते हैं और किससे बेचते हैं उसका जानकारी
एक साधारण इन्वेस्टर के पास होना चाहिए, होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आज के सिचुएशन में देखते हैं, जो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है सबका। 2008-9 में इसी तरह हुआ, 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, ये दोनों अभी की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इन गिरावटों को भी लोग भूल चुके हैं, जो इन्वेस्टर कंटिन्यू किए हैं। आप पीछे का चीज़ याद नहीं करते हैं, आज वाला ही दिन याद रखते हैं। ठीक उसी तरह आज जो गिरावट दिख रहा है ना, 2-4 साल में आप इसको भूल जाएंगे। पीछे जितना गिरावट हमने 4-5 देखा है वो याद नहीं रहता है। अभी करंट सिचुएशन में आपको पैनिक मचा रहा होगा कि इतना पोर्टफोलियो लॉस हो गया, दुखी हो रहे होंगे, लेकिन टाइम जैसे बीतेगा सब कुछ भूल जाएंगे। यहाँ पे जो भी लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं पिछले 2-3 साल में, तो ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो SIP में चल रहे हैं उनको गिरावट परसेंटेज में कम दिख रहा होगा। ये दोनों तरह का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कंटिन्यू करना है और इस सिचुएशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी 2-3 साल पहले से जो इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा ना, आपको 30% उससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको दिखता होगा। इसी तरह से कंटिन्यू हो तो हमेशा फिर 30% के रिटर्न से तो दिखेगा। तो 15,000 15 साल 15% के रेट से 1 करोड़ नहीं बनेगा, 2-3 करोड़ रुपया बन जाएगा अगर इस तरह से चला। लेकिन इस तरह से चलता नहीं है, ऊपर नीचे होएगा। इसके वजह से एवरेज आपको 15% का रिटर्न दिखता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे टॉप में निपॉन स्मॉल कैप का 19% का रिटर्न दिख रहा है, और सबसे लास्ट में जो है रिटर्न जो है बॉटम में 11.63। एवरेज अगर देखते हैं 15.63 का। हमेशा इस तरह से नहीं चल सकता है, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। हमें एवरेज चाहिए 12 से 15, वो मिल जाता है। अब कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ 10 से 15 साल के लिए, सजेस्ट करें कौन कौन सा फंड लो। देखिए, यदि आपके पास सिर्फ वन टाइम पैसा लगाना है और SIP नहीं लगाना है, तो यहाँ पे उस वन टाइम पैसे को SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखना चाहिए। अगर मेरे पास 10 लाख होता और मैं इसके अलावा पैसा नहीं लगाता म्यूचुअल फंड में, तो SBI शॉर्ट टर्म फंड में रख करके वहाँ से जो रिटर्न होगा 10 लाख में लगभग 5,000 रुपये पर मंथ SBI स्मॉल कैप में जाने देता। अगर मेरे पास SIP भी हो तो वन टाइम को भी स्मॉल कैप में ही लगाते और SIP भी स्मॉल कैप में जाता। इससे क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सब कुछ बात इसी पे है। कोई रिस्क कितना ले सकते हैं, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं या कम लेना है। कम लेना है तो शॉर्ट टर्म फंड में रख करके धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में जाना है। ज़्यादा ले सकते हैं तो सारा स्मॉल कैप में रख सकते हैं। किसके पास कितना पैसा है उस बात पे निर्भर करता है। और दूसरा है कि ग्रोथ चाहिए या मूलधन को सेफ बचाना है। एक आदमी होता है कि नहीं मुझे ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ग्रोथ पे मेरा फोकस रहेगा। और दूसरा है कि नहीं मूलधन मेरा कम नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म फंड में या स्मॉल कैप में जाएंगे, उस तरह देख सकते हैं। यहाँ जो मैं प्रेजेंटली अभी टॉपअप किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो है 50,000 का वन टाइम SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 में और 70,000 का मोतीलाल ओसवाल 250 माइक्रो कैप में। ये 2 टॉपअप मैंने काफ़ी समय के बाद किया है। और SIP भी 10-10 हज़ार का 5 स्मॉल कैप में जा रहा है। सर फ्रैंकलिन मल्टी कैप में 5,000 का SIP चल रहा है, निगेटिव है, क्या करें? कंटिन्यू करना है। अभी जो 2-3 साल में किए होंगे जरूर निगेटिव दिख रहा होगा। अगर आप पहले से किए होते 10-15 साल से, तो बीच में कभी भी निगेटिव दिखा होगा, लेकिन आज सारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होगा। तो ये ऊपर नीचे होगा, आपको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सर मैं फौज में हूँ, 10 साल बाद पेंशन जाना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या प्लान होगा? यदि देखिए अभी आप 15-20 साल में फौज से निकलते हैं तो कोई ना कोई और नौकरी करते ही हैं, तो आपके पास 10 साल टाइम है, तो सारे को सारे अब आप SIP ही करेंगे, वन टाइम करेंगे नहीं। तो SIP आपको जो जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, आप AUM चेक कर लीजिए, यहाँ से AUM वाइज जा करके StarSIP.in में AUM जिसका सबसे ज़्यादा है वो फंड ऊपर आ गया 57,000 करोड़। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इसी तरह SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप, इसमें आप SIP कर देंगे। प्लस अगर आप वन टाइम पैसा निकालते हैं और अभी 10 साल का टाइम है, तो उसको SBI शॉर्ट टर्म फंड में रख करके वहाँ से धीरे धीरे करके SBI स्मॉल कैप में जाएंगे। वो पैसा सुरक्षित रहेगा और बढ़ता हुआ पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में जाएगा। 10 साल काफ़ी अच्छा टाइम है। उसके बाद आप 10 साल के बाद जब फौज से निकलते हैं तो ज़रूरी है कि सारा पैसा निकाल ही लेंगे, आप उस पैसे को कंटिन्यू भी रखेंगे। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पिछले 1 साल से क्वांट स्मॉल कैप में 10,000 का SIP चल रहा है। क्या करूं, बंद करूं या कंटिन्यू करूं? 10,000 का ऐसे है तो इसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। 2,000 का क्वांट में, बाकी दूसरा जो स्मॉल कैप AUM जिसका ज़्यादा है उसमें आप डाइवर्सिफाइड करके जा सकते हैं। जितना पैसा गया है उसको भी रहने देना है, छेड़ना नहीं है, कम करके डाइवर्सिफाइड कर देंगे। क्या ये सही समय है लमसम करने का? बिल्कुल सही समय है, मैंने भी किया है, जरूर करना चाहिए। मेरे पापा रिटायर्ड पर्सन है और वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके HWP करना चाहते हैं, कौन से फंड में लगाना चाहिए जरा बताएं।
अभी जो है मार्केट डाउन है, तो यहाँ पे देखा जाए SBI इक्विटी हाइब्रिड में अगर 5 लाख रुपए रख करके अगर 1 साल वेट कर सकते हैं तो 1 साल वेट करके SWP ले सकते हैं, इमीडिएट भी चाहें तो ले सकते हैं। 5 लाख रुपए रखा और 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ लिया। पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड है कि 2015 से अब तक ऐसा 3-3 हज़ार रुपया लिया, तो टोटल 3,60,000 ले चुके हैं और अभी जो है करंट वैल्यू 7,40,000 है। 10.51% का रिटर्न मिला है। तो यहाँ से आप 5 लाख लगा के 3,000 का शुरुआत कर सकते हैं। सर आप सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मना करते हैं, लेकिन आप खुद निप्पॉन के फार्मा फंड में इन्वेस्ट करके रखे हैं। निप्पॉन फार्मा फंड में मात्र 100 रुपया यहाँ पे लगा हुआ है, उस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि 100 रुपया भी होता है तो कोई ख़त्म नहीं होता है, भाग नहीं जाता है, डूब नहीं जाता। जैसे बैंकों में आप पैसा छोड़ देंगे 100-200 रुपया तो वो चार्ज में ही कट जाएगा। यहाँ कोई चार्ज नहीं कट रहा है। 135 रुपया भी दिख रहा है, रिडीम करूँगा तो 135 रुपया अकाउंट में आ जाएगा। वो जस्ट दिखाने के लिए है, मेरा सेक्टोरियल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही जाना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप में स्विच कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा लंबे समय के लिए। SBI PSU में SIP किया है, क्या सही रहेगा 3,000 रुपये पर मंथ से? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से निकल करके आप SBI 250, आपकी जगह मैं होता तो SBI 250, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप में जाता, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा एसेट का स्मॉल कैप आया है, क्या इसमें SIP करना सही होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। नया NFO था 10 रुपया 11 रुपया के रेट से, या उससे कम ही रेट होगा, उसमें आप SIP कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जो NFO चल रहा है उसमें कोई भी फंड लेने लायक नहीं है, सिवाय एक, अगर NFO लेना ही है एकदम ज़बरदस्ती खोपड़ी में घुसा है कि NFO ही लेना है, तो बजाज फिनसर्व का मल्टी कैप फंड 10 रुपया से अलॉट हो जाएगा। यहाँ से शुरू कर सकते, थोड़ा बहुत खुजली मच रहा है तो NFO में यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी कोई भी फंड NFO वाला लेने लायक नहीं है। जहाँ तक मेरा एसेट का बात है, स्मॉल कैप जो हुआ था शुरू, उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं। ये कमेंट्स मेरे लिए है, एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम चालबाजी, सब कुछ समझ में आता है। इनको ज़्यादातर सुनने वाले बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, यहीं सबके होंगे। हम सबका एजुकेशन किसके अंडर है ना, इसके लिए ये पेज देखेंगे, कीजिए रिसर्च तो थोड़ा सा पता चलेगा। यहाँ पे रॉकफेलर फाउंडेशन आएगा और 1960 से लेके अब तक, उसके पहले से भी जितना भी एजुकेशन हो रहा है सब इस बाबा के अंदर हो रहा है। मोगेम्बो का पोता रहा होगा ये। सारा एजुकेशन वो क्या दिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या बताना चाह रहे हैं, उनके खोपड़ी में जो है वही हम सब लोग पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा अलग हुआ, इनके नियम कानून के हिसाब से जो पढ़ाई होना था उसको ना पढ़ के थोड़ा सा समाज में पढ़ाई किया कि समाज में, अपने समाज में चल क्या रहा है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को बताता हूँ। बाकी आप कमेंट्स करने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में 25,000 लमसम किया था 2024 में, अभी रिटर्न निगेटिव है, क्या करें? आदित्य बिरला के लिए आप स्टार SIP में टॉप परफॉर्मिंग AMC वाइज में चले जाइए। इसमें सेलेक्ट कर लिया हमने आदित्य बिरला, सिंस इंसेप्शन 10 लाख रुपया डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा AUM जिसका है उसका नाम है आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, और दूसरा है बिरला सन लाइफ फ्लेक्सीकैम। इन दोनों फंड में आपकी जगह में होता तो स्विच करके यहाँ पे आ जाते। यहाँ पे आपको बना रहना है, जिसमें AUM सबसे ज़्यादा मैं उसको प्रेफर करता हूँ। उसमें की पर्सन AMC फंड मैनेजर है ना, फोकस होता है कि NAV इसका अच्छे से चलता रहे। यहाँ पे अगर देखा जाए 10 लाख का वैल्यू कब से कब शुरू हुआ है? 2002 से और 98 से। एक ने बनाया है 4 करोड़ 74 लाख और एक ने 15 करोड़ बनाया है, 21% का रिटर्न और 18%। ऐसे भी मैं PSU वाले से मना करता हूँ, ऐसे भी मैं सेक्टोरियल फंड से मना करता हूँ और डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाने बोलता हूँ। तो यहाँ से करके उसमें जा सकते हैं। अगर SIP है तो SIP भी यहाँ स्टॉक करके उसमें जा सकते हैं। सर पर्सनल लोन लेके लमसम म्यूचुअल फंड में लगा दें? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो EMI लोन का जाएगा उतना ही पैसे का SIP आप कीजिए स्मॉल कैप में, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर आपका पोर्टफोलियो देखकर मज़ा आ जाएगा, देख लीजिए मज़ा आ जाएगा। तो हमारा पोर्टफोलियो लगभग 24 लाख गिरा है। अगर ये जानने में आपको खुशी मिलती है तो खुश होइए आप, लेकिन मैं पर्सनली दुखी होता हूँ इन्वेस्टर के पैसे के लिए। उनका कम है तो मुझे दुख होता है। मैं जानता हूँ मेरा कम हुआ है, ये 14-15 साल से मैं देखता आया हूँ, लेकिन जो साधारण इन्वेस्टर है अभी अभी आए हैं 4-5 साल के अंदर, वो ये दौर देखे नहीं पीछे वाला, तो उनको दर्द हो रहा होगा। उनका पैसा देख करके मुझे दर्द होता है कि कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आप कंटिन्यू रहिए, 6 महीना साल भर में ये फेज चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे 25 लाख रुपए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है 7 साल के लिए, 7 साल के बाद SWP करना है, ठीक रहेगा? प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। अगर 25 लाख रुपया अभी कोई ज़रूरत नहीं है, 7 साल के बाद SWP लेना है तो ज़रूर मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ मिड कैप में लगाएंगे तो सारा वो 150 कंपनी में चला जाएगा। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप ले लेंगे, एक एक फंड AMC वाइज
जिसका सबसे ज़्यादा एयूएम है उसमें जाके चल जाएंगे और वहाँ से फिर 7 साल अच्छा खासा समय है, उसके बाद जो पैसा आपको दिखता है वहाँ से आप SWP 6-7-8% के रेट से कर सकते हैं। मेरा 3500 का SIP चल रहा है। 9-10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 3-4 साल के लिए। मार्केट गिरा हुआ है, थोड़ा स्टेबल होने का इंतजार करूं या भी इन्वेस्ट कर दूं। यदि 3-4 साल के लिए लगाना है तो मैं कहूँगा जो SIP चल रहा है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, प्लस जो 10 लाख रुपए है उसको SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए। मेरे पास पैसा होता तो मैं यही करता और उस पैसे से थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख में से 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करके SBI स्मॉल कैप में जाने जाता, जितना दिन भी आप रखना चाह रहे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर देखा जाए यहाँ तो खैर 10 साल का रिकॉर्ड है, 3-4 साल के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। 10 लाख रुपया SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में और वहाँ से 5-5 हज़ार रुपया करके SBI स्मॉल कैप में जाने दिया। 3 साल 4 साल जितना भी दिन हो आप उसको इस कैश फ्लो को यहाँ देख सकते हैं। 2015 से स्टार्ट किया और ये 5-5 हज़ार रुपये निकलता गया। यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपये मेंटेन है, जो मूलधन है वो लगभग 10 लाख रुपया ही है और 5-5 हज़ार रुपये वहाँ से निकल करके SBI स्मॉल कैप में चलता गया। पिछले 10 साल में ये, हालांकि आपके पास 10 साल का टाइम नहीं है, फिर भी मूलधन आपका सेफ रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में जाता रहेगा। चाहें तो उस पैसे को बाद में ना निकालें, ये मूलधन को खर्च कीजिए, उस पैसे को भी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन में STP के केस में 24,17,000 बनता है। रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10.12 है। अभी मार्केट डाउन है तो ये कम दिख रहा है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। तो 10 लाख रुपया जो इनिशियल मूलधन लगाए थे वो इस कॉम्बिनेशन से 24,17,000 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोगेम्बो कौन है कुछ तो समझाइए। इसको जानने के लिए मोगेम्बो को बेहतरीन ढंग से, तो जो दूसरा चैनल है मेरा राजू चौधरी के नाम से, इसमें 2 वीडियो डाला हुआ है, इसको गहराई से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा मोगेम्बो कौन। मोगेम्बो कोई अपने देश में नहीं है, वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने HDFC डिफेंस फंड लिया हूँ, 5 हज़ार का SIP चल रहा है, कंटिन्यू करूँ? बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। यहाँ से आप स्मॉल कैप HDFC 250 में बराबर SIP करके कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाइए। राहुल सर मेरी वाइफ का डेथ हो गया है तो नॉमिनी चेंज कैसे करेंगे, बच्चों को नॉमिनी बनाना है। इसके लिए कुछ ज़्यादा लफड़ा वाला बात नहीं है। आप क्या करेंगे, AMC का जो भी AMC है, SBI, HDFC, ICICI, उसका इस तरह का फॉर्म आता है, इस तरह का फॉर्म आता है। इसको आप फोलियो नंबर लिखेंगे, पैन कार्ड अपना नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह लिख देंगे और नीचे साइन करके सबमिट कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर नॉमिनी अपडेट हो जाता है। यदि आपको लगता है कि ये दूर है, हमको दूर जाना पड़ेगा, हम जा नहीं पाएंगे, तो ये फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, साइन करके फोलियो नंबर मेंशन करके हमारे तक कुरियर कर दीजिए, मैं सबमिट कर दूंगा और आपका नॉमिनी अपडेट हो जाएगा। कोई इसका कोई चार्ज नहीं लेता है, कोई भी चार्ज नहीं, AMC वगैरह कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता है। बस आपको फॉर्म साइन करके सबमिट करना है, नॉमिनी चेंज हो जाएगा। मेरा नंबर ये है, आप इसमें नॉमिनी चेंज का फॉर्म मांगेंगे, हम भेज देंगे, प्रिंट आउट निकाल करके फोलियो नंबर लिख करके साइन करके जो एड्रेस बताएंगे उस पर कुरियर कर दीजिएगा, सबमिट कर देंगे, 1 सप्ताह में अपडेट हो जाएगा। अगला है, राम राम मेरे भाई, मेरे पास 10 साल का टाइम है, 25,000 रुपया लगाना है पर मंथ, किस में लगाऊँ? यदि तो आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा स्मॉल कैप में लगाइए। मैं स्मॉल कैप में लगाता। रिस्क कम लेने का क्षमता है तो कुछ स्मॉल कैप और कुछ मल्टी कैप में चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हमने मल्टी कैप सेलेक्ट किया है, AUM वाइज, रिटर्न वाइज नहीं। 3 मल्टी कैप देख लीजिए, निपॉन मल्टी कैप, ICICI मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, और 3 स्मॉल कैप देख लीजिए AUM वाइज, जिसका AUM सबसे ज़्यादा है। निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, 3 6 फंड हो गया। डाइवर्सिफाइड करके 25,000 रुपये पर मंथ लगाते रहिए, 4-5 साल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई लोग बोलते हैं 10 साल है, लेकिन आप सारा पैसा निकालते नहीं है, पैसा रह जाता है। मैंने सोचा था मैं 15 साल पे इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, तो पैसा तो पड़ा हुआ है ना, अभी भी पड़ा हुआ है, आगे भी पड़ा रहेगा। तो आप 10 साल 15 साल बोलते हैं, पैसा कुछ ही खर्चा होता है, ज़्यादातर रिमेन इन्वेस्टेड रह जाता है। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in वेबसाइट या ऐप पे जा करके 4 से 5 दिन अध्ययन कीजिए। ये जो गिरावट का दौर है ना, इसमें खलबलाइए मत, खोपड़ी को परेशान मत कीजिए, कुछ दिन अध्ययन कीजिए, आपको सारा डर जो है वो कम हो जाएगा, मिट जाएगा। आपको कुछ और क्वेरी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह फाइनेंशियल क्वेश्चन कमेंट्स में कुछ पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।